नाम क्या है? ओके, तो बच्चों आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज ग्रेविटेशन। ये आपके फर्स्ट क्लास है ना ग्रेविटेशन की? यस यस तो बच्चों आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फील्ड के बारे में बात करने वाले, ठीक है बच्चों? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। सो फर्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों एक्चुअली क्या था ना, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, आई थिंक आप सबको नाम पता होगा, मिस्टर न्यूटन। ठीक है? यस सर तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या देखा कि अगर आप दो मासेस को लेते हो, एक का मास अगर m1 है, अगर दूसरे का मास m2 है, तो बच्चों इन दोनों में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इन दोनों में बच्चों एक फोर्स ऑफ क्या लगता है? अट्रैक्शन लगता है। ठीक है? सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे बच्चों? जो मास m1 है ये m2 को एक फोर्स से अपनी तरफ खींचता है। मान लो कि इसको लिखते हैं F12, सॉरी F21, ठीक है? और m2 इसको खींचेगा अपनी तरफ फोर्स F12 से, ठीक है? और इन दोनों ही फोर्स का बच्चों क्या होता है ना, मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है, इक्वल होता है बेसिकली। ठीक है? अगर मान लो ये, अगर हम दोनों ऐसे लिखते हैं, अगर मान लो F के बराबर है, ठीक है, तो उनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इस फोर्स की जो वैल्यू है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मान लो इनके बीच में अगर r डिस्टेंस है ना, तो इसके बच्चे इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्क्वायर के। ठीक है? तो फाइनली उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, एक सेकंड। सो नाउ फाइनली बच्चों उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, दैट इज फोर्स is given by capital G m1 into m2 divided by r square, where capital G is it's a constant of proportionality, constant of proportionality। ठीक है? और इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। बच्चों जो G की वैल्यू है वो बिल्कुल फिक्स है। तो G की वैल्यू है, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है? अगर आप निकालोगे यूनिट कैसे निकालेंगे? अब देखो बच्चों, अगर आप यहाँ से G की वैल्यू लिखोगे, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, G विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 इंटू m2 लिख सकते हैं। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ऐसे यूनिट मीटर। आप लिख सकते हो ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी स्क्वायर। तो मतलब जो G की वैल्यू है पूरे यूनिवर्स में, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी हमेशा, पूरे यूनिवर्स में कभी वेरी नहीं करती। यहाँ तक किस किस को समझ आ गया? यस सर ग्रेविटेशनल Yes, फोर्स ऑफ sir. अट्रैक्शन बिटवीन टू masses. Okay, I'm repeating again. So F is it's a force of attraction. It's a gravitational force of attraction between two masses having mass m1 and m2, and both are separated by a distance of r. ठीक है? तो बच्चों फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? कैपिटल G इंटू m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। किस किस को यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर क्लियर है ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों हाँ, G की वैल्यू हमने अभी देख ही ली है। ठीक है, ये अपनी यहाँ से हमने फोर्स निकाल ही लिया था। ठीक है, डायमेंशन आप निकाल सकते हो, आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाउ अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर मान लो जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक अगर बात करें, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों? जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ये इंडिपेंडेंट होता है किसके? कोई भी मीडियम के। मीडियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर मान लो दो मासेस को आप एयर में रख दोगे या आप किसी मीडियम में रख दोगे, बच्चों फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी, सेम फोर्स की वैल्यू रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो मासेस सेम है, अगर डिस्टेंस भी सेम है, G की वैल्यू क्या होती है? हमेशा कांस्टेंट होती है, 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है?
सेकंड थिंग, जो अपना जो फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट्स अ सेंट्रल फोर्स। मतलब क्या, सेंटर मान लो, देखो दो मासेस है, इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, इट्स M2, इट्स M1। तो बच्चों ये जो फोर्स था ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी जो डायरेक्शन होती है, ये लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर, इसके अलोंग होती है हमेशा डायरेक्शन। सो फोर्स एक्टिंग ऑन टू, सबको पता ना, ऐसे लिखते हैं F21, ऐसे लिखते हैं हमेशा, फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ 1। तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, इधर। सिमिलरली फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, इसकी डायरेक्शन इधर। मान लो अगर कोई तीसरा फोर्स भी यहाँ पे, मान लो तीसरा मास यहाँ पे ऐसे है, M3, ठीक है, इसका सेंटर ये है। तो बच्चों मान लो हम इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ फोर्स, या सो फोर्स बाय मास 2 ऑन 3, फोर्स ऑन 3 बाय मास 2, डायरेक्शन कैसे, इधर। सिमिलरली फोर्स ऑन मास 2 कैसे लिखेंगे, F23, डायरेक्शन विल बी इधर, अलोंग देयर लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। किस किस को यहां तक समझ आ गया बच्चों? यस सर। सर किसी को अगर डाउट? मतलब यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो वो इक्वल है, इसकी वजह से मीडियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना? यस, एक्चुअली देखो बच्चों, क्या अपना जो फोर्स है ना, देखो ये जितने भी बच्चों आपको जितने फॉर्मूले आप पढ़ते हो ना, ये सारे बेस्ड होते हैं ऑन द बेस ऑफ रिजल्ट्स दैट वी गॉट फ्रॉम द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया ना, तो हमने क्या देखा, तो जी की वैल्यू वो कॉन्स्टेंट निकली, मास कॉन्स्टेंट है, M1 M2 बोथ आर कॉन्स्टेंट, आर भी कॉन्स्टेंट है। अब जो जी है वो किसी पे डिपेंड करता ही नहीं है, वो कॉन्स्टेंट है। इसलिए बच्चों फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, ये हमेशा क्या होता है कि ये अपना मीडियम के इंडिपेंडेंट होता है, ठीक सर है। मास कैसे कांस्टेंट हो सकता है किसी मास भी कॉन्स्टेंट ही होता है बेटा, हाँ मास कॉन्स्टेंट होता है, तभी तो अपना फोर्स कॉन्स्टेंट है ना, मीडियम में रखने का कोई इफेक्ट ही नहीं है, ठीक है। ओके सर। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है, आपको याद है हमने पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यस सर। याद है, भूल गए, ठीक है। याद है सर। लास्ट वन, यस, लास्ट में देखो बच्चों, जो हमने अभी, अगर हम इस फोर्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, देखो ये जो है मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे देखो इन दोनों का बच्चों जो मैग्नीट्यूड है क्या है, सेम होता है, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इनको हम बोल सकते हैं ना एक्शन रिएक्शन पेयर, यस याद है सर। न्यूटन थर्ड लॉ, इट्स एक्शन रिएक्शन पेयर, क्लियर। यस सर। चलिए, सर इंटरवीनिंग मीडियम क्या होता है? मतलब देखो कहने का मतलब क्या है, मान लो आपने दो मासेस है, एक मिनट, तो मान लो ये अपने पास एक मास है, अखरोट है मेरे पास, ये एक अपना मास है, ठीक है। इनके बीच में एयर है, ना कि इनके बीच में, अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन को आप रख दो पानी में, अब इनके बीच में मीडियम कौन सा हो गया, पानी, समझ रहे हो। तो उस मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। किस किस को यहां तक समझ आ गया? यस सर, आ गया। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज कैपिटल F, नाउ इफ द masses आर डबल एंड द डिस्टेंस इज हाफ, फाइंड द न्यू फोर्स। बताओ कैसे निकालेंगे आंसर इसको? ऑप्शन है बी, सी एंड डी। किस किस को क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर, आ गया। तो आंसर क्या आएगा इसका? आप इसको वैसे सॉल्व कर सकते हो बिना मतलब लिखे कुछ भी। तो ये तो आज मुझे थोड़ा जुकाम हो रखा है, ठीक है। ओके देखो बच्चों, अगर हम वैसे बात करते हैं, अगर आपने जो ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इन्होंने दिखा रखी है, अगर इसके बारे में बात करें, तो बच्चों फोर्स को हम लिख सकते हैं क्या, क्या कैपिटल जी M1 इंटू M2 डिवाइड बाई डिस्टेंस, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ इन्होंने अब कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी, अब क्या बोल रहे हैं कि नाउ न्यू फोर्स F डैश विच इज गिवन बाय मास को हमने क्या कर दिया, दोनों मासेस को हमने डबल कर दिया।
देखो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ m1 इंटू ट्वाइस ऑफ m2 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना कर दिया, हाँ सॉरी इट्स r स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना होगा r बाय 2 होगा होल स्क्वायर, तो फाइनली किसके इक्वल आएगा 16 कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, ये वैल्यू किसके बराबर थी कैपिटल f की। तो यहाँ से बच्चों f डैश की वैल्यू कितनी आ गई 16 टाइम्स f। किसको ये समझ आ गया? यस सर आ गया। आंसर है सी। यस सर। डोंट फोकस कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया, पहले तो ये समझो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बच्चों अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया, आपका आंसर कभी गलत आ ही नहीं सकता। अगर फिर भी आंसर गलत आएगा ना, इट मींस यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन कैजुअली। ओके, इट मींस यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन कैजुअली, ना हो नहीं सकता गलत। यहाँ तक सब क्लियर बच्चों? कोई Yes, डाउट, कोई sir. क्वेश्चन यहाँ तक पक्का? यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं पे इसी कॉन्सेप्ट पे। बच्चों आपको याद है क्या, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी एक रॉड की, इसकी लेंथ थी L, मास M था, वो ऐसे रॉड ऐसे खड़ी थी, याद है? भूल गए? यस सर याद है। उसकी वैल्यू कितनी थी mgh/2। ठीक है, नाउ सिमिलरली बच्चों अभी तक हम देखो, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, वेट लेट मी टेल यू समथिंग। सो बच्चों अभी तक हमने जितनी बातें की है ना, ये जो मासेस है, इन सब के मास को हमने बच्चों क्या किया ना, हमने इनके मास, इनकी हमने शेप को कंसिडर नहीं किया अभी तक हमने। मतलब क्या है, दीज आर पॉइंट मासेस। हमने अभी यहां तक क्या माना, इनको पॉइंट मासेस माना है। मतलब क्या है, जो मास इनका एक पॉइंट में सारा मास कंसंट्रेटेड है। हमने इनके शेप को, इनके साइज को हमने अभी तक क्या नहीं किया बच्चों, कंसिडर नहीं किया। किस किस को यहां तक समझ आया? यहाँ तक Yes, बच्चों सबको समझ आया? yes, नाउ sir. इन केस Sir, अगर बच्चों point- मास अगर पॉइंट उसका नहीं बोलो। है सर समझ। क्या करो, फिर से रिपीट करो। सर जो अभी आपने पॉइंट वाला बताया ना सर, वो वाला नहीं आया बस। कहने का मतलब क्या बच्चों, देखो ध्यान से देखो, ये मास है, इसको हमने छोटा सा शो कर रखा है। मतलब क्या है कि इसका जो साइज है ना इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन बच्चों देखो, ये जो मास है कैपिटल M, ये पूरे इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे इस पे। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, सेंटर टू सेंटर की बात कर रहे थे अभी तक तो हम। लेकिन बच्चों जो डिस्टेंस इस छोटे से मास का इससे है, क्या वो सेम डिस्टेंस इस छोटे से मास का इससे है क्या? बच्चों ये कौन सा केस है? इट्स केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास। डिस्ट्रीब्यूटेड मास, किस किस को ये समझ आया? बच्चों को कंफ्यूजन है क्या? सर एक सर बार और मतलब बता दीजिए। एक ही पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट, एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होगा तो पॉइंट वाला होगा, और अगर सारे में हाँ। होगा तो डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो यस, एक्चुअली देखो क्या, याद करो, हमने एक, मान लो एक बॉल को हम यहाँ से याद रखेंगे, एक बॉल है जिसका मास M है, उसको हम क्या किया, हमने हाइट H पे ले गए ऐसे। ठीक है, इसकी हाइट H है, और इसकी जगह अगर मान लो बच्चों कोई रॉड है, ऐसे कोई रॉड है, हाइट H की, हाइट H की एक रॉड है बच्चों। तो इस केस में हम क्या लिखते हैं, हम तो इस केस में क्या लिखते थे बच्चों, डायरेक्टली लिखते थे ना भाई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अगर आप इसको ऊपर से नीचे लेके गए, तो नीचे से ऊपर लेके गए, हम क्या लिखते थे, mgh लिखते थे ना। यस सर। ये मास कैसे बच्चों, ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी अगर आपको याद हो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, mgh/2 आई थी, क्योंकि बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं है। इसकी शेप बच्चों हम कंसिडर कर रहे हैं। किसको यहाँ तक समझ आया? यस सर आगे यस समझ। सर आ गया। तो बच्चों देखो, इस केस में हम क्या करते हैं ना, देखो अब हमें नहीं पता, हमें इतना पता है कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें इतना पता है कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे ना, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, वो वेरी करेगी। तो इस केस में बच्चों हम क्या करते हैं, याद करो हमने वहां पे क्या कहता है, हमने छोटा सा मास कंसिडर कर लो, छोटा सा मास।
इसकी लेंथ कितनी है मान लो dx है, लेंथ छोटी है तो उसका मास भी क्या हो, छोटा सा होगा। और मान लो ये डिस्टेंस कितना है, मान लो डिस्टेंस x पे है, x डिस्टेंस, ठीक है। तो बच्चों याद करो dm हम कैसे निकालते थे, टोटल मास डिवाइड बाय लेंथ, अगर लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनटू स्मॉल लेंथ कितनी dx। अब छोटा सा मास ये स्मॉल m, इनके बीच में आप क्या करो बच्चों, फोर्स निकाल लो, क्या आ जाएगा, कैपिटल जी dm इंटू m डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। किस किस को यहां तक समझ आ गया, यस सर, आ गया सबको समझ यहाँ तक, यस सर, यस सर। ठीक है। अब देखो अगर आपको टोटल फोर्स निकालना है तो क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो df को। देखो कैपिटल जी इंटू m, dm की वैल्यू कितनी है, कैपिटल m डिवाइड बाय l, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब बताओ लिमिट कहां से कहां होगी, x की वैल्यू बच्चों कहां से कहां होगी, x की वैल्यू इनिशियल से मिनिमम फाइनल, डिस्टेंस, क्या कह रहे हो, इनिशियल से फाइनल तक। बिल्कुल सही। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है इस छोटे से मास और इस रोड के बीच में, मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, जो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो dx, सकता है, नहीं बच्चों मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा भाई, इस मास से इस रोड के बीच में मिनिमम डिस्टेंस तो यहाँ से है ना यहाँ तक, और मैक्सिमम यहाँ तक पहुंच सकता है। भाई अगर आप छोटा सा मास लोगे तो ये डिस्टेंस कितना हो गया d, ये कितना हो गया d प्लस l, तो कहां से यूनिट कहां से कहां यूज होगी, लिमिट d2 d से d प्लस dl तक। कैपिटल L। तो बच्चों यहाँ से फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी जी एम एम कैपिटल M, ओके। सो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, -1 बाय एक्स d2 d प्लस L, एक्स की वैल्यू आ जाएगी जी एम एम कैपिटल M डिवाइड बाय d इंटू L प्लस d। हाँ ये आ जाएगा, किस किस को यहाँ तक समझ आ गया, यस सर, आगे समझ। सर मुझे सर स्टार्टिंग के 2 स्टेप नहीं आए। स्टार्टिंग आपको 2 स्टेप नहीं आए, क्यों समझ नहीं आया बताओ तो, एक सेकंड, यहाँ पे बच्चों मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे L आएगा। बच्चों स्टार्टिंग स्टेप क्यों समझ नहीं आया, बताओ क्या समझ नहीं आया, कौन सी वाला स्टेप कर रहे हो स्टार्टिंग का, सर स्टार्टिंग का ये डीएम वाला सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। देखो मान लो ये है, अभी पूरा इसका मास कितना है, मान लो कैपिटल M है और इसकी लेंथ कितनी L है, तो हम बोल सकते हैं ना जब इसकी लेंथ L थी इसका मास कैपिटल M है। अगर इसका छोटी सी लेंथ ले लो, भाई कहने का मतलब है अगर 10 किलो अगर ऑरेंज अगर 100 रुपए के हैं तो 1 किलो कितने के होंगे, बच्चों 10 किलो ऑरेंज अगर 100 रुपए के हैं तो 1 किलो कितने के होंगे, सर 10 तो 10 के। कितने के, सर 10 10 के होंगे, तो 100 ग्राम कितने के होंगे, सर 1 रुपए के। बस फिर भाई हमने क्या किया, यूनिटरी मेथड, क्या बोलते हैं भाई अगर L लेंथ है उसका मास अगर M है तो अगर मान लो एक यूनिट लेंथ है उसका मास कितना हो गया M बाई L हो गया, अगर मान लो ds लेंथ है इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या होगा अपना dm। यस सर। किसी को समझ तो नहीं आया ना क्या बोला मैंने ये, सर आगे समझ। अरे वाह, अरे आगे मैं तो समझाने की कोशिश नहीं कर रहा था, चलिए आगे चले फिर आगे बढ़े।
बट सर आपने एक जगह डीएम लिखा है और एक जगह एम लिखा है। कहाँ पे डीएम बच्चे, एक तो अपने को मास पूरा लेना पड़ेगा ना, तो ये मास क्या है, ये तो अपना पॉइंट मास है। अच्छा यस सर, आ गया अब। चलिए फिर आगे चलो। देखो बच्चों, नाउ अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, बच्चों अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, मान लो, देखो बच्चों ध्यान से सुनना। देखो, अगर हम वेक्टर के बारे में बात करते हैं, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं आपको अगर इस पे बात करूं, इसको ना ज्यादा दिमाग में मत लगाना, इसका आपको ज्यादा यूज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट हाँ मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बच्चों, अगर आपको याद हो, एक आपको मैंने तरीका बताया था। क्या तरीका था? अगर मान लो ये कोई मास है, ये दो मासेस है, ठीक है, ये मान लो R1 पोजीशन पे है, ये अपना R2 पे है, ये R1 है और ये अपना R2 है। तो बच्चों याद है हमने यहाँ पे क्या सीखा था? अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो R वेक्टर की वैल्यू क्या होती थी? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। किस किस को याद है ये? यस यस सर, सर, याद है। याद है ना सबको? यस सर। ठीक यस है, सर। तो इसकी डायरेक्शन किधर है? देखो, हम यहाँ R1 से R2 पे ऐसे जा रहे हैं। यहाँ तक समझ आया? डायरेक्शन किधर से? R1 से R2 की तरफ। क्लियर है बच्चों? यस अगर आप लिखो, अगर मान लो आप लिखो फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, कैसे लिखोगे जी? m1 m2 बाय r²। ये तो क्या है इनका मैग्नीट्यूड है बच्चों। R1 से जब R2 जा रहे हैं तो ये नीचे की तरफ है, ऐसे है ना, नीचे की तरफ। लेकिन बच्चों फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, उसकी डायरेक्शन किधर है? वो तो इधर है ना। एक मिनट, मैं काम करता हूँ, यहाँ पे शो करने के बजाय अगर यहाँ पे शो करो तो फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, ये अपोजिट है कि नहीं है? यस सर। किसको यहाँ पे समझा? तो बच्चे यहाँ पे लगा दो नेगेटिव। किस किस को समझ आया? यस सर, आगे समझ। तो फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, ठीक है। सिमिलरली अगर आप निकालोगे फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी यार। क्यों? देखो बच्चों, फोर्स, एक सेकंड रुको 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 रुको, इसको देखिए। या ये इधर हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैंने गलत शो कर दिया। वेट वेट वेट, मैंने बच्चों को गलत शो कर दिया। देखो बच्चों, क्या गलती, देखो मैंने क्या गलती की। बच्चे हमें क्या करना है? हमें तो 1 पे फोर्स दिखाना है ना। तो बच्चे 1 पे फोर्स तो इधर लग रहा है ना, इसकी तरफ लग रहा है 1 पे। फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 पॉजिटिव आएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। किस किस को समझ आइए? सर नहीं आया मुझे तो। जो कहने का मतलब क्या है कि जो आर वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? आर वेक्टर कहां से है? 1 से 2 की तरफ है आर वेक्टर की डायरेक्शन। यस सर। और अगर हम ये देखो, मास m1 है एक्चुअली, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये मास m1 भी है, ये इसके लोकेशन दिखा रखे हमने, m1 है, ये m2 है बच्चों। जो m1 पे जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो तो r के साइड भी लग रहा है ना, r के साथ ही लग रहा है, r के डायरेक्शन में लग रहा है m1 पे। आया समझ? सर कंफ्यूजन हो रही है इसमें। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको मैं समझा रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है बच्चों, देखो, अच्छा आपको दिखा देता हूँ मैं। बिकॉज r की डायरेक्शन इधर है और F12
यानी कि फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, वो डायरेक्शन तो साथ में ही है, दोनों पैरेलल जो है, एक ही डायरेक्शन में तो नहीं है। यस सर। यस सर, इसलिए इन पे प्लस आ रहा है और नीचे वाली पे मतलब दोनों डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है तो इसमें क्या नेगेटिव। आर के इसमें क्या, इसमें तो आर के डायरेक्शन सेम इधर ही है, लेकिन F21 ये डायरेक्शन कैसे है, ये अपोजिट है, तो ये नेगेटिव लगा दिया हमने। आया समझ में? यस सर, बट सर आपको पता कैसे चला कि सर इस पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है और सर इस पे अपवर्ड फोर्स लग रही है? हमेशा आपस में अट्रैक्ट ही तो करते हैं, ये हमेशा अट्रैक्ट करेंगे ये। भाई आप बताओ, ये दोनों एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट तो करते हैं। यस सर। इसलिए मैं कह रहा था ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वेक्टर फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको डायरेक्शन ऑलरेडी पता है। भाई आपको डायरेक्शन तो ऑलरेडी पता है कि आपस में अट्रैक्ट करते हैं हमेशा। ठीक है, आगे चले। ओके सर। चलो बताओ, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लो एक मास ये है m1, एक मास ये है m2, और मान लो एक मास mn है, mn। ठीक है, ये सब मिलके बच्चों एक मास m0 है। ठीक है, तो बच्चों ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ एक फोर्स से, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा एक फोर्स से, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा एक फोर्स से। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? सो फोर्स ऑन m0 बिकॉज ऑफ 1, सॉरी ये 2 है, फोर्स ऑन m0 बिकॉज ऑफ 1, और ये फोर्स ऑन m0 बिकॉज ऑफ nth मास। ठीक है, सारे कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों इन सब का एक रिजल्टेंट कहीं मान लो इस साइड आ रहा है, ये अपना एफ नेट है, एफ नेट ऑन m0। तो बच्चों जो एफ नेट की वैल्यू आएगी ना, दैट इज इक्वल टू इट्स अ वेक्टर सम ऑफ 0 1 प्लस 0 2 एंड 0 n। ये अपना वेक्टर सम आएगा हमेशा। किस किस को यहां तक समझ आ गया? किस किस को समझ आ गया बच्चों? बच्चों समझ आ गया क्या? क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर मुझे बस इसकी डायरेक्शन नहीं आ रही सर, वैसे ये वाला एक्सप्रेशन आ गया सर। डायरेक्शन कौन सी समझ नहीं आ रही? कौन सी वाली डायरेक्शन कह रहे हो आप? सर की? ये जो अपवर्ड साइन, सर ये जो यहाँ पर डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन कौन सी कह रहे हो? तो जैसे m0 से m2 की तरफ एरो है, m0 से m1 की तरफ एरो है सर, ये एरो। बच्चे अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मान लो है मुझे दो बंदे हैं, ठीक है, मैं उनको अपनी तरफ ऐसे खींच रहा हूँ। भाई देखो ये भाई देखो ये m2 क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। हम अभी किस पे फोकस कर रहे हैं? हम अभी फोकस कर रहे हैं m0 पे। अगर मान लो आप अगर m2 की बात करोगे तो m2 पे फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। यस देखो यहाँ सर। पे क्या फोर्स आ जाएगा? फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ m0। यहाँ क्या? अच्छा ये सर आपने ये नहीं बनाई थी ना, तो सर ये चीज समझ नहीं आई थी, वैसे आ गई सर ये वाली चीज अब। सबके लिए ऐसे है ना, बस मैं अब अभी हम बात m0 की कर रहे हैं ना, बस सब पे फोर्स ऐसे लगेगा सब पे। बात अभी m0 की कर रहे हैं। क्लियर है। सेकंड थिंग बच्चों ध्यान रखना, एक और चीज आपको बताता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ f0, मैग्नीट्यूड ऑफ f2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ fn आर independent of each other presence। मतलब क्या बच्चों,
कि जो m0 और m1 में जो फोर्स लग रहा है ना, वो उसका जो मैग्नीट्यूड है, वो बाकियों के प्रेजेंस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। ये बात समझ आ गई? यस सर, Yes, आगे। sir. Sir, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। sir left हो गए आई थिंक। आपको आ रही है सर की आवाज? नहीं सर लेफ्ट हो गए। मुझे लगा मेरे यहीं पर ही नेटवर्क इश्यू है। मुझे भी लगा था बट अब देखा तो सर लेफ्ट हो गए आई थिंक। नहीं सॉरी, एक्चुअली वो अच्छा। नेटवर्क चला गया था। तो वेट, नेटवर्क चला गया था, एक सेकंड। हाँ जी, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है अब? यस सर। यस सर। चलिए, नाउ क्वेश्चन इज 3 identical masses small m are kept at the vertices of equilateral triangle of side A. Find the force on A. बस अभी आपको फोकस करना है सिर्फ A पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बिकॉज ऑफ B एंड C। ऑप्शन है B, C एंड D। तो कैसे ये सॉरी, ये सारे बच्चों रखे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। कहाँ रखे बच्चों? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, ऐसे। ठीक है, चलो इसका आंसर निकालो जल्दी से। यार इनके सबके बीच में डिस्टेंस कितना है? ए है। चलो आपको मैं देता हूँ 30 सेकंड का टाइम। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर है? सर कर रहे हैं। चलिए, आंसर क्या है बच्चों? ओके, कुछ बच्चों का आंसर ए आ रहा है, ठीक है, कुछ का बी भी है। देखो बच्चों, कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन हमेशा क्या करो, पहले तो आप इनके डायरेक्शन निकालो। देखो डायरेक्शन, भाई देखो ए पे जो फोर्स है बिकॉज ऑफ बी, इधर लग रहा होगा। ए पे जो फोर्स है बिकॉज ऑफ सी, इधर लग रहा होगा। ये क्या है? फोर्स एफ, फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ सी। ये बार बार मैं आपको इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, सो फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ सी। बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कैपिटल जी, एम स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। किस किस को ज्यादा समझ आ गया? सेम मैग्नीट्यूड बच्चों फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ सी भी होगा। क्यों? तीनों का मास सेम है, डिस्टेंस भी इन दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस है ना, सेम डिस्टेंस है, तो मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन बच्चों इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? याद करो, आपको मैंने अभी अभी सिखाया था। सो नेट फोर्स की वैल्यू मान लो इधर आ रही है, ठीक है। तो बच्चों एफ नेट हमने जस्ट अभी सीखा था, क्या हो जाएगा? इट्स अ वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन ए
बिकॉज ऑफ v वेक्टर प्लस फोर्स ऑन a बिकॉज ऑफ c वेक्टर। किस किस को समझ आ गया यहाँ तक? यस सर आ गया। आ गया वेक्टर समझ। सम है, वेक्टर सम कैसे निकालोगे? सो आपको पता है, मान लो इन सब को आप लिख लो, मान लो f के बराबर लिख लो, तो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ f स्क्वायर cos ऑफ 60 डिग्री कितना है? ये आएगा √3f आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किस किस को समझ आ गया? यस सर आ गया। मुझे समझ में नहीं आया। समझ नहीं आया? किसको समझ नहीं आया? सर अनु क्या समझ नहीं आया बेटा, बताओ। सर यहाँ पे 2f कैसे आ गया? याद करो वेक्टर सम कैसे निकालते हैं, भूल गए वेक्टर सम निकालना? अगर मान लो दो वेक्टर है, एक f1 है एक f2 है, इनके बीच अगर एंगल थीटा है, इनका रिजल्टेंट कैसे निकलता था? f रिजल्टेंट कैसे निकलता था? √f स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ f1 f2 cos ऑफ थीटा। ओके सर। ठीक है, तो ये √3f हो जाएगा। √3 f की वैल्यू कितनी थी? जी m स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर। अब बच्चों देखो डायरेक्शन किधर आ रही है? डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है, तो माइनस j कैप। सो आंसर विल बी सी। आंसर इज सी। किस किस को यहाँ तक समझ आ गया? सर मेरी डायरेक्शन में मिस्टेक हो गई थी वैसे तो। कोई ना कोई ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात। यहाँ तक समझ आया सबको, आगे चले। यस सर। सर आपने डायरेक्शन -j कैसे ली? तो नीचे की तरफ आ रहा है ना। अगर आप मान लो, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप मान लो x और y एक्सिस ऐसे ले लो, ये y अपने, ये अपनी x एक्सिस है, x y, तो डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है ना, तो माइनस y हो गया। ठीक है, यस डाउट किसी को कोई? सर मुझे जो ऊपर वाला है सर उसकी ना डायरेक्शन में अभी भी कंफ्यूजन हो। आपके साक्षी आपकी आवाज कट रही है। सर ये जो आपने बनाया ना ट्रायंगल, सर इसकी डायरेक्शन में अभी भी थोड़ा सा डाउट है। ट्रायंगल में कौन सी डायरेक्शन कह रहे हो आप? सर ये जो एरो वाली है। साक्षी बेटा आपकी आवाज कट रही है एक्चुअली। सर अभी आपको आवाज आई? आवाज आई थी फिर से कट गई। बच्चों किसको किसको डायरेक्शन में कंफ्यूजन है? सर मुझे। क्या क्या कंफ्यूजन बेटा, बोलो बोलो। सर ये एरो सर ऊपर की साइड होनी चाहिए थी ना, ए पे लग रही है फोर्स बी के द्वारा। हाँ, तो वो अपनी तरफ खींचेगा ना बेटा, भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसमें बच्चों इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये आपस में एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। भाई ए को बी अपनी तरफ खींचेगा, ए को सी अपनी तरफ खींचेगा। अगर आप पूछोगे बी को ए अपनी तरफ खींचेगा। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? ए पे। हम बच्चों ए पे फोर्स निकाल रहे हैं। किस किस को ये समझ आ गया? सर अब आ गया। चलिए आगे चले। यस सर। चलिए नेक्स्ट बच्चों, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। टॉपिक देखो क्या, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। आप सबने बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था ना 12th में? यस सर। बस वही है, फोर्स दैट इज K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता था? दैट इज K Q1 बाय R स्क्वायर डिवाइड बाय, मान लो चलो ये Q नोट कर दो, Q नोट। ठीक है, सिमिलरली जी इसको बोलते ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ये क्या हो जाएगा? G M डिवाइड बाय R स्क्वायर। किस किस को समझ आ गया? यस सर आ गया। और डायरेक्शन क्या? Yes, sir. सेम डायरेक्शन। ग्रेविटेशनल चैप्टर और अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक बिल्कुल सेम है, बस वहां पे डिफरेंस क्या होता है? वहां पे जो डायरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है वहां पे।
सर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है दोनों में? बच्चा ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये, ठीक है। सर इसकी वैल्यू क्या, स्मॉल जी की वैल्यू कुछ फिक्स होगी या मतलब फाइंड करनी पड़ेगी? ओके, तो बच्चों ध्यान रखना, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत का काम आएगी ये वाली इक्वेशन, ठीक है। ओके, अगर आपको वैसे आपको अगर इसकी डेफिनेशन बिल्कुल एग्जैक्टली वो बुकिश पढ़नी है तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन ग्रेविटेशनल, बच्चों याद करो भाई चार्ज का एक फील्ड होता था, ऐसे मास का भी एक फील्ड होता है। ओके, सो इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट मास। अगर मान लो किसी आप कोई मास, अगर उसका अगर मास 1 kg है, उसमें जो फोर्स आता है ना उसके वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? क्लियर बच्चों? यस सर। चलिए, अब बच्चों देखो जीपी सीरीज किसको आती है, जीपी सीरीज याद है सबको? नो सर। देखो बच्चों, देखो जीपी सीरीज देखो क्या होती है, मान लो अगर कोई सीरीज ऐसे है, मान लो एक सीरीज है, तो मान लो एक हम सीरीज की वजह हम में काम करते हैं, मान लो एक सम है, अगर वैसे ऐसे है 2 + 4 + 8 + 16 + 32, आपको दिख रहा है ना कि हर बार ये नंबर डबल हो रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2⁻1 + 2⁻2 + 2⁻3 + 2⁻4 एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं ना, यस सर। यस सर। ठीक है। बच्चों देखो, आप ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे, इसकी रेशियो आएगी कितनी, 2 आएगी। इसको डिवाइड करोगे, रेशियो कितनी आएगी, फिर से 2 डिवाइड करोगे, इस डिवाइड का मतलब क्या है, 2⁻4 डिवाइड बाय 2⁻3, इसकी रेशियो कितनी आएगी, फिर से 2। अगर सबकी रेशियो ऐसे 2 आ रहे ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जीपी सीरीज। क्या बोलते हैं, जीपी सीरीज, ठीक है। और ज्योमेट्रिक सर प्रोग्रेशन, क्या होता है? क्या कह रहे हो, और सर एपी सीरीज में क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक होता है जीपी, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बच्चों अगर ऐसा कुछ हो ना, ये देखो ए क्या अपनी फर्स्ट टर्म, आर क्या है, रेशियो। अगर ऐसा कुछ हो ना, तो इस केस में अगर आपको टोटल सम निकालना है, उसकी इक्वेशन आती है ए इंटू 1 - r⁻n डिवाइड बाय 1 - r, ये इसका फॉर्मूला आता है अगर आपको टोटल सम निकालना हो तो, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे क्या है, कंडीशन ये बच्चों, आर की वैल्यू क्या है, <1 है। जैसे यहाँ पे रेशियो क्या है, ठीक है, ये तो >1 हो गया ना। अगर >1 हो जाए तो आप क्या लिखोगे, एस की क्या आ जाएगा, ए इंटू r⁻n -1 डिवाइड बाय r-1। समझ आ गया, कोई डाउट यहाँ तक? यस सर, आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, ये आपको आधा सोल्व करके देता हूँ, बाकी आपको पूरा क्वेश्चन खुद सोल्व करना है। क्वेश्चन देखो क्या बच्चों, infinite number of masses, each of mass m, are placed along a straight line at distances of r, 2r, 4r, 8r, etc. from a reference point. Okay, so what is the gravitational field intensity at O? याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसे निकालते थे, हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। यस सर। यस यहाँ सर। पे हर मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। अब बच्चों किधर होता था, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो उससे डायरेक्शन बाहर निकलती थी, नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ आती थी। यहाँ पे तो मास है भाई, मास की तरफ हमेशा अंदर की तरफ आएगी। तो बच्चों देखो, अगर आप शो करोगे ग्रेविटेशनल फील्ड, तो सबकी डायरेक्शन ऐसी नहीं आएगी, सबकी डायरेक्शन देखो ऐसी आएगी ना, मासेस सारे क्या है, एक लाइन में तो है। यस सर। तो निकालो जी ए कितना हो जाएगा, कैपिटल जी, इसका मास m है, डिवाइड बाय r स्क्वायर, जी बी क्या हो जाएगा, जी m डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है
2r का स्क्वायर। जी सी क्या हो जाएगा, जी एम डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 4r का स्क्वायर। समझ आया सबको? यस सर। बस नेट जी कैसे निकालोगे, जी ए प्लस सॉरी जी बी एंड सो ऑन। तो क्या जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी एम बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 एंड सो ऑन। क्या बन गई, कितनी आएगी, रेशियो आएगी 1/4। बस यहाँ वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना, मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ। ये जो सम का फॉर्मूला है ना, a 1 माइनस आर इज फॉर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर, आर लेस देन 1। बच्चों अगर n क्या हो जाए, अगर n हो जाए इनफाइनाइट, बहुत सारी टर्म्स है, तो बच्चों एक चीज बताओ, अगर मान लो 1/4 है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1/4, इसका अगर आप इनफाइनाइट करोगे तो आपको लगता है वैल्यू 0 पे टेंड करेगी? किस किस को समझ आया? बच्चों किस किस को यहाँ तक समझ आ गया? सर ये वाली चीज नहीं आई बस। बच्चे मुझे एक चीज बताओ, 1/4 है, अगर आप इसके निकालो मान लो 2, तो 1/16 हो जाएगा ना? यस सर। अगर आप इसको 20 कर दोगे तो आपको नहीं लगता कि 1 तो 1 है, लेकिन नीचे वाला नंबर बहुत बढ़ रहा है। अगर आप इसको Yes, इनफाइनाइट sir. कर दोगे, नीचे वाला नंबर तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ऊपर तो 1 ही है, तो 0 टेंड नहीं करेगा। तो बच्चों ये फिर क्या हो जाएगा, एक मिनट प्राची बेटा, तो म्यूट रखो ना। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी a डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ए क्या थी, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस आर, आर के आप रेशियो डाल दो। ठीक, आगे चले। Yes. चलो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वहां पे कैसे निकालते थे, चार्ज की केस में। देखो बच्चों, अगर आपको याद हो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता नहीं होता? Yes, sir. लिखो इसको, मान लो कोई मास है, मान लो अपनी अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे कोई मास है, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है। ये मान लो आर ए डिस्टेंस पे था पहले, अब इसको हम लेंगे, मान लो इसको हम अब आर बी पे लेंगे, आर बी, ठीक है बच्चों। इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स कितना लग रहा होगा, कैपिटल जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाय मान लो आर है, शुरू में आर लग रहा है, आर स्क्वायर हो जाएगा, मान लो किसी हम रैंडम टाइम पे ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। अगर आप इसको मान लो ये इनिशियल है, ये अपना फाइनल है। बच्चों अगर आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, वो क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये क्या लिखोगे, जी एम एम आर स्क्वायर। बच्चों मुझे क्या बताओ, एफ जी नीचे लग रहा है, लेकिन इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं, ईआर वेक्टर ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री हो जाएगा ना, Yes, sir. यस सर। और इंटू डी आर लिख रहा हूं, तो माइनस ऑफ डेल्टा यू किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटीग्रेशन कर दो डी आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, कहां से, आर ए से आर बी, तो क्या आ जाएगा, जी एम एम माइनस माइनस 1/r की वैल्यू कहां से, आर ए से आर बी, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा फाइनली, जी एम एम डिवाइड बाय
1 माइनस आर बी माइनस 1 बाय आर ए। किस किस को यहाँ तक समझ आ गया? तो बच्चों ये अपने आ जाएगी फाइनल इक्वेशन। क्या है फाइनल इक्वेशन? सो डेल्टा यू, और वी कैन ऑल्सो राइट दैट इज यू बी माइनस यू ए विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइड बाय 1 बाय आर बी माइनस 1 बाय आर ए। किस किस को समझ आ गया? सर लास्ट में आपने UB माइनस UA मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ना सर? फाइनल माइनस इनिशियल। यस सर, क्लियर है। आप बच्चों चीज बताओ, मान लो चलो ठीक है भाई, हमें यहाँ तक समझ आ गया, लेकिन सर अगर मान लो अगर इसको हम बहुत दूर ले जाए, अगर मान लो आर भी अगर इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, और आर ए अगर आप आर मान लो कि इनके बीच में इनिशियल डिस्टेंस आर था, तो क्या हो जाएगा? यू बी माइनस यू ए। बच्चों 1 बाय आर बी इनफाइनाइट है तो 0 हो जाएगा ना, माइनस जी एम एम। एक मिनट इसको मैं साफ लिखता हूँ। यू बी क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा। यू बी माइनस यू ए विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम एम स्मॉल एम इंटू में 1 बाय इनफाइनाइट माइनस 1 बाय आर। तो यहाँ से बच्चों u की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय में आर। किस किस को समझ आ गया ये? Yes, ध्यान रखना sir, ऐसे आ होता गया। है। कहने का मतलब क्या है? अगर दो मासेस अपने आसपास हो और उनके बीच में अगर आर डिस्टेंस है तो उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? माइनस जी एम एम बाई आर। माइनस क्यों होती है? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस किस को समझ आ गया? लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। क्यों? अगर सेम चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे वहां पॉजिटिव होती है, पास आएंगे तो नेगेटिव होती है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। ठीक है बच्चों, इसकी ना एक डेफिनेशन और है। इसकी एक डेफिनेशन देखो क्या है। तो U इज इक्वल टू, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं फिर से अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। दो मासेस है, एक M1 है, एक M2 है। U इज इक्वल टू माइनस ऑफ G M1 M2 डिवाइड बाय R। ठीक है, और याद करो ये किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? ये वर्क डन F बाय के। कंजर्वेटिव फोर्स। भाई Yes, फाइनली sir. क्या निकाला था? सब कुछ आया तो यहीं से था ना। ये इक्वेशन क्या बोलती है? भाई सब कुछ निकाला तो तुमने मेरे से ही है, मुझे भूल गए तुम। Yes, sir. Yes, sir. And which is also equal to work done by external force. Sorry, minus of external force. माइनस आ गए। किस किस को याद है? भाई वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमेशा नेगेटिव होते हैं आपस में। याद है कि नहीं? भूल गए? Yes, sir. Yes, sir. माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल। ठीक है, तो बच्चों ये किसके इक्वल है? ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव हो गया। ठीक है, अब बच्चों ये देखो एक्चुअली ये क्या है सब? इसका मतलब क्या है? एक्चुअली हमने क्या किया, एक मास को हम दूर से लेके आए, इनफाइनाइट से लेके आए, उसको धीरे 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 यहाँ पे लेके आए, धीरे धीरे। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब ये भी होता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये जो एनर्जी है ना, ये इसके बराबर भी है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के बराबर भी है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? इसका मतलब क्या होता है कि एक इस जो मास M2 था ना, इसको बहुत दूर रखा था, वहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? 0 थी। इसको हम खींचते 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 यहाँ पे ले आए। आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, अगर बच्चों मान लो अगर ऐसी तीन कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मान लो ऐसी तीन कॉन्फ़िगरेशन हो जाए तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। कुछ नहीं करना, तीनों की कॉम्बिनेशन बना दो बस। आया समझ में? इसका मतलब समझो, पहले मास को लेके आए इनफाइनाइट से एक लोकेशन पे, मान लो ये पॉइंट P है, हम इसको यहाँ पे लेके आए,
ये Q है, तो ये अपना R है। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है पूरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। इसका मतलब क्या है, हम पहले मास m1 को लेके इनफाइनाइट से, ठीक है, यहाँ पे आसपास कोई और मास था ही नहीं, कोई मास नहीं था, तो हमें कोई फोर्स, हमें कुछ लगाना नहीं पड़ा, इसको आराम से आ गया ये। लेकिन जब आप m2 आप लेके आओगे, m1 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो पहले तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी दोनों की, ठीक है। आप जब मास m3 लेके आओगे, तो ये कॉम्बिनेशन भी बनेगा और एक ये कॉम्बिनेशन भी बनेगा, आ गया ना। बस अपने सिस्टम की ये एनर्जी हो जाएगी। किस किस को समझ आ गया? यस सर, क्लियर है सर। ये तो बिल्कुल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह ही है। सेम वही है, बिल्कुल सेम वही है। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ आपको, मैं आपको ऐसे आपको हिंट कर दूंगा, ठीक है, मेन इक्वेशन आपको बता दूंगा। क्वेश्चन देखो क्या, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मास थ्रू m व्हेन देयर सेपरेशन रिड्यूसेस टू d/2। अब देखो बच्चों, अब आपस में ये फोर्स लगा रहे हैं भाई, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये तो इंटरनल फोर्स है ना। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, हम बोल सकते हैं कि एनर्जी कंजर्व्ड है। एंड मोमेंटम ऑल्सो, बोल सकते नहीं बोल सकते? तो बच्चों अगर शुरू में जब रेस्ट पे थे, ये दोनों रेस्ट पे थे, तो हम बोल सकते ना के आई प्लस यू आई विच इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? माइनस ऑफ जी एम इंटू ट्वाइस ऑफ एम डिवाइड बाय डी स्क्वायर। फाइनल क्या है नहीं पता। मान लो इसकी वेलोसिटी इधर क्या है, v1 है, इसकी वेलोसिटी मान लो इधर क्या है, v2 है। देखो यहाँ पे हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m, सॉरी ट्वाइस ऑफ m इंटू v2 स्क्वायर प्लस d/2। जब इतने दूर हो जाएंगे ये, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस ऑफ जी एम इंटू ट्वाइस ऑफ m डिवाइड बाय d/2 का होल, सॉरी नॉट होल स्क्वायर। बच्चों आप बता क्यों नहीं रहे? मैं गलत लिख रहा हूँ, आपने बताया भी नहीं। नीचे डिस्टेंस क्या होगा? सिर्फ डी है ना यहाँ, तो d/2। किस किस को समझ आ गया ये बच्चों? किस किस को समझ आ गया? सर मुझे नहीं आया। बच्चों सर मुझे नहीं एनर्जी आ पाया कंजर्व, एनर्जी कंजर्व है, मींस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू फाइनल। वो इनिशियल दोनों रेस्ट पे थे, तो काइनेटिक एनर्जी कुछ थी ही नहीं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या थी शुरू में? माइनस जी इंटू एम इंटू ट्वाइस ऑफ एम डिवाइड बाय डी। डी से प्रेशर था शुरू में। जब ये d/2 पे आ जाएंगे, तो उस टाइम दोनों की कुछ कुछ वेलोसिटी तो हो गया आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को, अट्रैक्ट नहीं कर रहे? यस सर। ठीक है, मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी मान लो वेलोसिटी v2 है, जब दोनों पास में आएंगे, तो हमने क्या लिखा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ ट्वाइस ऑफ m इंटू v2 स्क्वायर। एक मिनट में इसको साफ लिख देता हूं। कितनी होगी? हाफ ट्वाइस ऑफ m इंटू v2 स्क्वायर प्लस उस टाइम इनकी पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी भी तो है, कितनी है? माइनस जी एम इंटू 2m डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में? d/2। यहां तक समझ आ गया? आप यस सर। ठीक है। नाउ हमारा देखो मोमेंटम कंजर्व है, हम लिख सकते हैं पी आई इज इक्वल टू पी एफ। ठीक है, मान लो अगर ये डायरेक्शन मान लो पॉजिटिव मान लिया हमने, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो बच्चों इनिशियल मोमेंटम क्या था? 0। क्यों? दोनों रेस्ट पे है, 0 लिखो। अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेफ्ट से राइट पॉजिटिव है, तो बच्चों हम लिख सकते हैं ना प्लस m v1 बट माइनस ट्वाइस ऑफ m v2 लिख सकते हैं ना। ऐसा क्यों? क्योंकि v2 की डायरेक्शन इधर है, तो हमने नेगेटिव ले लिया। तो फाइनली क्या आ गया बच्चों? v1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v2। बस ये वैल्यू आप यहाँ डाल देना इस इक्वेशन में,
आपको मिल जाएगा आंसर। किस किस को समझ आ गया? यस सर। बच्चों आया समझ में या डाउट है? सर आ गया। सर प्लीज पी फाइनल वाला दोबारा समझा दो एक बार। कौन सी वाला? पी फाइनल सर मोमेंटम वाला? फाइनल यस। अच्छा देखो, यस सर। मैं आप लिख देता हूँ। देखो पी इनिशियल तो 0 है, पी फाइनल देखो मतलब क्या बच्चों, पी फाइनल मोमेंटम क्या है? मोमेंटम क्या था? मास इनटू वेलोसिटी। सर सॉरी टू इंटरप्ट, स्टूडेंट्स प्लीज डोंट ड्रॉप आउट, काफी स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो गए हैं, मुझे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, सो प्लीज स्टे। सॉरी सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके, तो बच्चों फाइनल मोमेंटम देखो, मैं लिख देता हूँ आपको। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी। भाई मास m है, वेलोसिटी v1 है, हमने क्या किया, ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मान ली। देखो m v1 प्लस इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ m इंटू v2, लेकिन डायरेक्शन किधर है? उल्टी तरफ है, तो नेगेटिव लगा दो बस, ये वैल्यू आप पुट कर दो। यस सर आ गया। ठीक है, चलिए आपको एक छोटा होमवर्क देता हूँ। Yes. होमवर्क देखो क्या होमवर्क ये बच्चों, 3 identical masses are released from rest. What will be their velocities when the separation between any two masses become a by 2? ये आपको निकालना है, ये आपका होमवर्क है। हिंट वही है भाई, पहले जो एनर्जी थी बाद में जो एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, इस बार देखो बच्चों, सारे मास एक जैसे हैं, तो सबका आप क्या ले सकते हो, सबकी वेलोसिटी का सॉरी स्पीड क्या ले सकते हो, सेम ले सकते हो। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी में हम क्या, एनर्जी में हम डायरेक्शन देखते नहीं ना। ठीक है ओके बच्चों, ये सर। आपका होमवर्क है। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आई होप आप सबको चीजें समझ आ रही होंगी। आई होप, मे बी आई एम रॉन्ग, बट काफी तक चीजें आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि ओके इसको ऐसे समझना होता है। ठीक है, यस सर। चलिए बच्चों, जल्दी से आप फीडबैक फॉर्म भर के अपने अटेंडेंस लगाओ, जल्दी से, फास्ट फास्ट। यस सर, मैं अभी सेंड कर देती हूँ फिर से अटेंडेंस फॉर्म। एक चीज मुझे बोलना था, एक्चुअली बहुत सारे बच्चे ना अपना ईमेल आईडीज शेयर कर रहे हैं ग्रुप पे। तो मैंने ये बोला था ना, जिनको रिजल्ट नहीं मिली है, तो सिर्फ 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका जो रिजल्ट है वो बाउंस बैक हुआ है, और बाकियों को अगर नहीं गया है तो एक बार अपना स्पैम चेक करें एंड मेक श्योर कि जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म में भरा है आप वही चेक करें। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट उसी पे जाएगी। अगर आप कोई न्यू आईडी आप चेक कर रहे हैं तो सॉरी, वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, तो जो आईडी आपने टेस्ट के टाइम दिया था वही चेक करें। ओके, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। बच्चों जल्दी से फॉर्म भरो। बच्चों यहाँ तो कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन?